जोहार साथी। आदिवासी महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार हो या ना हो, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक एक ने अभी एक फैसला दिया है और उसको लेकर पूरा वातावरण गर्म है। आदिवासी समाज में तरह तरह की बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है ये संवेदनशील मसला है और इसको लेकर हमें थोड़ा सा विभाजित रहा है। आदिवासी समाज में विभाजन है। अब आदिवासी समाज के ही जो प्रबुद्ध महिलाएं हैं, कुछ लोग हैं, वो मानने रहे हैं कि उनका दावा है और कहा जाता है कि आदिवासी समाज की महिलाओं को पिता की संपत्ति में अधिकार पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक ये स्वीकार नहीं हुआ है और आदिवासी समाज की विशेष स्थिति है और विशेषाधिकार है उनका कि अपने रूढ़ियों के हिसाब से, वो पेशा कानून के तहत हो या आप कहिए कि जो भी है, 5वीं अनुसूची है या जो आदिवासियों की विशेष स्थिति को, उसकी संस्कृति, सभ्यता, उनके रीति रिवाजों को बचाए रखने के लिए और उसको बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए खास करके ये कुछ अधिकार, विशेषाधिकार दिए गए हैं और है अभी तक। इस ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला थोड़ा अपने आप में अजूबा है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे इस तरह का फैसला दे सकती है। लेकिन हाँ भाई, मान लीजिए कोर्ट में कोई जाके दावा करेगा तो जो संविधान के दायरे में सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी और उसने दिया है। मामला ये था कि किसी आदिवासी महिला के उत्तराधिकारियों ने दावा किया था अपने नाना की संपत्ति में और वो उसको लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया था, यह कहते हुए कि महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं होता है। वो महिला ये साबित नहीं कर सकी या इस तरह की कुछ बातें, और उसको खारिज कर दिया गया। वो महिला या उनके उत्तराधिकारी फिर सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। बहुत अच्छी बातें कही हैं, सुनने में जरूर अच्छा लगेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ताजा फैसले में कहा है कि आदिवासी महिला अथवा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार से इनकार करना लैंगिक भेदभाव को बढ़ाता है, इसे कानून द्वारा समाप्त किया जाना चाहिए। न्याय और समानता के सिद्धांत को लागू करते समय न्यायालय को उपरोक्त बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी लोअर कोर्ट को चाहे अन्य कोर्टों के बारे में उनका दिशा निर्देश है। तो सवाल है इसमें सबसे पहले तो जिस समाज में ये संपत्ति का अधिकार मिला हुआ है महिलाओं को, अब सीधा बरबक्स आदिवासी समाज के सामने जो संदर्भ कहा जाए हिंदू महिलाओं को ये अधिकार है, मान लीजिए मुस्लिम महिलाओं को भी होगा, ठीक से नहीं जानते हैं कि क्या है वहाँ स्थिति। हाँ, हिंदू महिलाओं को संपत्ति के पैतृक संपत्ति में अधिकार मिला हुआ है कानून से, कानून सम्मत है उनका ये अधिकार। तो यदि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना थोड़ा सा ये एकदम क्या कहते हैं उसको, आप कह सकते हैं कि ये तर्क नहीं है सही, लेकिन हाँ ये एक सीधी सी बात है कि जब आप जिस समाज में यानी हिंदू समाज में महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिला हुआ है, लेकिन उस समाज में वो समाज सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न के लिए का शिकार है। वहाँ लैंगिक भेदभाव शुरू से होता है, जन्म से ही होता है। बच्चे, बेटा और बेटी के पालन में भेदभाव होता है। वहाँ दहेज प्रथा है, महिलाएं जिंदा जलाई जाती है दहेज के लिए।
इस तरह की घटनाएं होती है। सबसे बड़ी बात कि वहाँ तो वो समाज जहाँ पैतृक संपत्ति में महिलाओं को अधिकार मिला हुआ है, कोई चुनौती नहीं देता है, वहाँ उस समाज में भ्रूण हत्या होती है, कन्या भ्रूण हत्या सबसे ज्यादा। लैंगिक समानता इससे आएगी या आई हुई है, ये दावा करना तो बेकार की बात है, नहीं आती है। संपत्ति में अधिकार रहे चाहे नहीं रहे, उससे ही लैंगिक समानता आ जाएगा, ये ये दावा करना, ये कहना बहुत उचित नहीं है। और हमारे सामने है, जिसको कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। आप तुलनात्मक दृष्टि से देख लीजिए कि आदिवासी समाज में और गैर आदिवासी समाज में, खास करके हिंदू समाज में सेक्स रेशियो क्या है। आप देख लीजिए कि भ्रूण हत्याएं कहाँ, कन्या भ्रूण हत्या कहाँ होती है। आप पता कर लीजिए, जानकारी में ले लीजिए कि दहेज से कौन समाज सबसे ज्यादा उत्पीड़न का शिकार है। आप देख लीजिए वहां जाके कि महिलाओं का को क्या अभी भी इतने कानूनी बराबरियों के बावजूद महिलाओं को अपने पिता के घर में, महिलाओं को पिता और भाई के अधीन रहना पड़ता है, और विवाह के बाद पति के घर में पति के अधीन रहना पड़ता है। उसके इच्छाओं का कोई समाधान नहीं होता है। उसको वो अपने परिवार को चलाने में अहम फैसला नहीं ले सकती है। जो निर्णय लेता है पूरी का पूरा वो सत्तात्मक समाज है। इसलिए आपने संपत्ति का अधिकार दे ही दिया है, तो उनको है भी, तो वो लैंगिक समानता वहां कहाँ बरकरार है। फिर से बोल रहे हैं, कन्या भ्रूण हत्या, सेक्स रेशियो का अनुपात, दहेज हत्या, बच्चों के, लड़के और लड़कियों के पालन में भेदभाव, पति और पिता के घर में उसको वो समानता का अधिकार नहीं मिलता है। आपको सबसे ज्यादा तो आपके यहाँ जो विवाह की पद्धति ही है, उसमें कन्यादान किया जाता है। क्या अर्थ होता है उसका, माने कन्या कोई वस्तु है जैसे, तो इसलिए उससे लैंगिक समानता आ जाती है। ये दावा करना, ये कहना एकदम एकदम फिजूल सी बात है। जो दिखाई दे रहा है सामने, उसके लिए कोई प्रमाण का जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा बलात्कार की घटना हिंदू पट्टी में होती है। आप जाके पता कर लीजिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न का शिकार है। वहां सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं होती है। तो ये सब है। तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आदिवासी समाज की महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार होना नहीं होना चाहिए, ये नहीं कहेंगे एक बार भी। लेकिन इस समाज तय करेगा, ये उनका अपना समाज है, एक अलग। और वो समाज एकदम हिंदू माने गैर आदिवासी समाज से भिन्न समाज है। आप कहते हैं कि समता और न्याय के सिद्धांत के विपरीत होगा यदि महिलाओं को नहीं दिया गया संपत्ति में अधिकार। तो हमारा भारतीय समाज, गैर आदिवासी समाज सदियों से वर्ण व्यवस्था का शिकार है। आप लाख जो सदियों से है शिकार, और एक बड़े समाज को, माने आबादी के एक बड़े हिस्से को बराबरी के अधिकार से वंचित किए गए थे। उनको शिक्षा का ही अधिकार नहीं था, उनको केवल श्रम करने का ही अधिकार था। मेहनत कीजिए, खटिए और खाइए, और उतना ही न्यूनतम उसमें
सब तरह का ठीक है। आजाद भारत में डेमोक्रेटिक व्यवस्था जब से कायम हुई है तो उसमें है, सभी को मानवाधिकार मिला है। और लेकिन क्या वर्ण व्यवस्था के वे चूल्हे जो जकड़न है क्या कम हुआ है अभी भी? तो जो समाज बुरी तरह आक्रांत है, जरा आदिवासी समाज न्याय और समता देने में अपने समाज से सभी लोगों को, वो लोग अब वहाँ के लोग चाहे वो लोग अब उपदेश दें या कहें आदिवासी समाज को, जहाँ कभी वर्ण व्यवस्था नहीं रही, जहाँ समता हमेशा से कायम है, जहाँ वर्ग विभाजन नहीं है, आर्थिक रूप से लोग विभाजित नहीं, एक तरह से साथ रहते हैं, उनमें उतना अमीरी गरीबी की खाई नहीं, जहाँ औरत मर्द में भरसक ज्यादा समानता है। तुलनात्मक दृष्टि से अब कह सकते हैं कि वहाँ भी महिलाओं के साथ कुछ अलग तरह का व्यवहार कुछ मामलों में होता है, लेकिन ऐसे ऐसे कुल मिला के आप कहिएगा तो स्त्री पुरुष समानता की दृष्टि से, स्त्री की आजादी की दृष्टि से आदिवासी समाज ज्यादा समुन्नत है। तो उस इसलिए कोई भी फैसला इस तरह का आता है तो हम लोगों को उसके उसको ठीक से समझना चाहिए। प्रॉब्लम यही है कि जो जो लोग न्याय की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, न्याय व्यवस्था में है, ज्यादातर लोग गैर आदिवासी समाज के लोग होते हैं और उन्हें आदिवासी समाज के सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं का, वहाँ के रीति रिवाजों का ठीक से ज्ञान नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है। और यदि आप खाली ये कहिएगा कि सबको एक तरह का, तो अंततः तो आप ये कहते हैं एक तरह का सिविल लॉ होना चाहिए, नागरिक संहिता होनी चाहिए, जो अभी नहीं है। आपने खुद संविधान के तहत इसकी छूट दे रखी है, दे रखा है। नहीं तो आदिवासी इलाकों में अलग भूमि व्यवस्था क्यों? जो जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, संथापर में टेनेंसी एक्ट क्यों है? क्यों यहाँ ऐसा कानून यहाँ के लिए बनाया गया है? उनको सुशासन का अधिकार क्यों दिया गया है? सब तरह की इस तरह की बातें, ये सारा चीज कानून सम्मत की तरीके से हुआ है ना, है तो सबको खत्म कर दीजिए। तो वो होने वाला है, शायद होगा, भाजपा का शासन रहा, वो भी हो ही जाएगा। जैसे कश्मीर में आपने अपना उसको अपने तरीके से लागू किया, हो सकता है आदिवासी इलाकों में भी वो चीज लागू धीरे धीरे हो जाए। लेकिन अभी तो है ना अलग तरह की व्यवस्था यहाँ का। और अब अंत में हम आते हैं इस पहलू पर कि आदिवासियों को, आदिवासी महिलाओं को आदिवासी समाज में संपत्ति, पैतृक संपत्ति में अधिकार क्यों नहीं दिया गया या क्यों नहीं है? इसकी वजह ये है, मोटा मोटी जितना हम समझ पाए, कि आदिवासी समाज में व्यक्तिगत संपत्ति का कंसेप्ट रहा ही नहीं है। जो बातें हैं हाल के 50-100 वर्षों में इधर परिवर्तित हुआ है। आमतौर पर आदिवासी समाज समूह एक जो जहाँ भी रहता है मिलजुल कर रहता है, आपस में उनमें सामूहिकता की भावना होती है, वो रहते हैं उस तरह से। संपत्ति पर संपत्ति को ले देते तो मतलब उनके पास कोई अचल संपत्ति, चल संपत्ति बहुत होता नहीं है। इतना संपत्ति का कंसेप्ट ही नहीं, व्यक्तिगत संपत्ति के नाम पर ले देकर रह गया जमीन पर। जमीन पर भी आमतौर पर जो आपको इधर अंग्रेजों के आने के पहले तक
अंग्रेजों के आने के पहले तक संपत्ति जमीन के बारे में दो बातें। एक तो वो खरीद फरोख्त वस्तु नहीं मानी जाती थी उसको, और उस पर सामूहिक स्वामित्व रहता था गांव का, गांव घर का, सबका। उस तरह का झगड़ा होता ही नहीं था जैसा गैर आदिवासी समाज में जो जो झगड़ा होता है, जो पुराना जो वहाँ था कि जो जमीन जो होता है और जो है औरत और संपत्ति पर अधिकार बलशाली लोगों का होता है, इस तरह का वहाँ नहीं था। इस तरह का कोई कंसेप्ट वहाँ पे तो ठीक है, सब लोग मिलजुल खेती बाड़ी करते हैं। जो ज्यादा खेती कर सका, ज्यादा जमीन पर खेती करने लायक भी आते थे, उसका बड़ा परिवार है, बड़े ज्यादा हाथ है काम करने वाले, तो वहाँ जब थोड़ा ज्यादा जमीन का कुछ होता हो गया, जिसके पास कम है। यानी संपत्ति का जमीन का एक तो वो खरीद फरोख्त की वस्तु नहीं थी, दूसरा उस पर एक व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में अभी तक ट्रीट नहीं होता है। अभी तक हम गाँव में सबसे ज्यादा आज का विवाद इसी बात को लेकर हो रहा है कि हम मेरे बाप दादा की जमीन का अभी तक बंटवारा नहीं हुआ, सब लोग मिलजुल खेती करते आए हैं, कर रहे थे, और अब ये चीज नहीं आया। लेकिन देख, तो महिलाएं जब खरीद फरोख्त की वस्तु नहीं है, तो महिलाएं विवाह के बाद जब चली जाती हैं दूसरे घर में, दूसरे परिवार में, दूसरे गांव में, तो वहां तो वो अपने पति के साथ वहां की संपत्ति का, उस जमीन का, जो जमीन ही एक मूल संपत्ति है, तो उसका उपभोग करती ही है, उसका अधिकार है। तो वो इसलिए जमीन तो आप काट के नहीं ले जाते। मान लीजिए आपके पास 2-4-10 लाख रुपया है, सोना चांदी जेवर है, ये है वो है, प्राकृतिक संपत्ति के रूप में, उसको तो आप विभाजित कर दीजिए, जमीन को काट लीजिएगा, काट के ले जाइएगा। तो आप कह सकते हैं नहीं उसको हम बेच देंगे, बेच के अपना पैसा बनाएंगे। अच्छा, तो वो चीज नहीं था। तो मान के चला जाता था कि ठीक है, व्यवहारिक दृष्टि से यही था कि औरतें जब तक अपने घर में अपने माता पिता के साथ हैं, वो तो उस संपत्ति, उस जमीन का, उस जमीन का जोतना बोतना, उससे जो उत्पादन होता है घर परिवार का हिस्सा थी, उसी तरह से उसका वो भी करते थे। और शादी के बाद वो जहाँ गई तो सब जमीन को काट के तो ले नहीं जा सकते, तो अगर आके बेच देंगे तो वो बेचने और उस तरह का रिवाज नहीं था, चला आ रहा। तो ये लेकिन अंग्रेजों ने आने के बाद व्यक्तिगत संपत्ति का माने की शुरुआत हुई। अंग्रेजों को तो लेना था, मालगुजारी राजस्व वसूलना था, और इसके लिए उन्होंने ये किया कि ठीक है, जमीन तुम्हारी है तो जिसकी है जो उसके नाम कर दिया जाए। अब पहली बार 1800 के बाद, बहुत बाद, पहली बार कहते हैं 1932 में अनेक सर्वे सेटलमेंट हुआ, व्यक्तिगत संपत्ति यानी जमीन को पट्टाधारियों के नाम किया जाने लगा, और इस तरह व्यक्तिगत संपत्ति का उदय हुआ। एक तरह से कह सकते हैं जमीन का मालिक अब पूरा वो गांव की सामूहिक संपत्ति नहीं रही, जो जमीन को जोतता बोता है उसके नाम कर दिया गया। इस तरह व्यक्तिगत संपत्ति का वहां भी उदय हुआ के रूप में जमीन। लेकिन अभी भी उसके बाद भी बहुत दिनों तक अभी तक चला आ रहा है कि जमीन को लेकर उस तरह का जितना कोई कागज पत्र लिखा, ये बंटवारा, ये वो, उसके कारण बहुत तरह की जटिलताएं भी अभी पैदा भी हो रही है। लेकिन मानस जो दिमाग है उसमें संपत्ति जमीन को लेकर दो बातें हैं कि जमीन खरीद फरोख्त की वस्तु नहीं है, और दूसरा वो एक तरह से गांव भर के
गांव भर के नहीं तो परिवार की सामूहिक संपत्ति हुआ करती थी, तो इसलिए उसको नहीं है। और बाद में व्यवहारिक बाद में बहुत इस तरह की बातें जब होने लगी, जब संपत्ति में अधिकार हो या महिलाओं को होना चाहिए, तो इसका दुरुपयोग भी बहुत हुआ। बाहर के लोग जो बहिरागत आदिवासी स्त्रियों के साथ का विवाह हुआ, तो वो एक जरिया भी बन गया। ऐसे बहुत से मामले सामने आए। कोयलांचल में जो बहाली वाली हुई है, या उसमें उसमें बहुत सारा कुछ इस तरह का केस आते रहता है कि तो बहिरागत ने किसी आदिवासी स्त्री से शादी किया और इस तरह यहाँ नौकरी पाने में सफल रहा। पैतृक संपत्ति तो भाई कौन बहुत ज्यादा, हाँ, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत बेशकीमती हो गया है, इस तरह का विवाह होने लगा है। तो इसलिए साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कोर्ट के सामने यदि मामला जाएगा, ये बात आदिवासी समाज को समझना होगा कि कोर्ट के सामने यदि मामला जाएगा तो कोर्ट फैसला देगी। उसमें यहाँ तक कुछ मामलों में तो ये कहा गया है कि यदि ये साबित हो गया कि कोई आदिवासी परिवार जो कोर्ट में जाता है वो हिंदू रीति रिवाज को अपना चुका है, उस तरह से उसका हिंदूकरण हो चुका है, धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं, हिंदूकरण भी हो चुका है, वो इसी हिंदू समाज की तरह जीने, समाज की मान्यताओं के अनुरूप जीवन जीने लगा है। तो वह उसको उसको हिंदू आदिवासी समाज के रूढ़ियों से जो सुरक्षा मिली हुई है वो नहीं मिलेगी, तो उसको उसी कानून के तहत पर फैसला होगा। इस तरह का कई मामला आया है, इसलिए आपको बताया। अब दूसरा है कि हाँ, ये चीज अब धीरे धीरे आदिवासी समाज में खुद मंथन होना चाहिए समाज इस बात को लेकर कि आप धीरे धीरे तो ये जो है ये चीजें इसको चुनौती दी जाने लगेगी। अब कोर्ट में भी मामला जाएगा, महिला आदिवासी महिला यदि कोर्ट में ले जाएंगी इस तरह का मसले को लेकर, तो कोर्ट तो उसके फैसले उसके अनुकूल कर सकता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला सब पर लागू होगा या नियम ही गया ऐसा हमको नहीं लगता है। इंडिविजुअल मामला था, इस मामले में कोर्ट ने ये फैसला दिया और ये सलाह दिया है। इस तरह से लगता है कि हाँ की कोर्ट को अदालतों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि यदि संपत्ति के अधिकार आदिवासी स्त्री को पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा तो लैंगिक असमानता बढ़ेगी, समता न्याय का। हालांकि दोनों बातों पर हम विस्तार से पहले चर्चा कर चुके हैं कि जिस समाज में यानी गैर आदिवासी हिंदू समाज सीधा नहीं, हिंदू समाज में महिलाओं को कानून से संपत्ति का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन वहां सबसे ज्यादा लैंगिक असमानता है, सबसे अधिक। वहाँ भ्रूण हत्या होती है, वहाँ सेक्स रेशियो राष्ट्रीय औसत से कम है। कई राज्यों में तो ऐसा है कि वहाँ बाहर से स्त्रियों को ला के शादी करना पड़ता है, ये हालत पहुंच गया है। बलात्कार की घटना हिंदी पट्टी में सबसे ज्यादा होता है। दहेज हत्या और दहेज वाली परंपरा जो है सबको लेकर तरह तरह का कानून भी बना है, लेकिन समाज में जो जड़ता है, जो स्त्रियों की स्थिति है, वो एक दिन में खाली कानून बनाने से तो खत्म नहीं होगा। और उसके उलट कि आप कानून बना के भी आदिवासी समाज में चली आ रही परंपराओं और रूढ़ियों को बदलने का कोशिश करेंगे तो बहुत कारगर नहीं रहेगा, वो नहीं होगा और वो एक तरह से हस्तक्षेप माना जाएगा। जब तक आप आदिवासी समाज को तो आपको
अपने रूढ़ियों के अनुकूल, अपने परंपराओं के अनुकूल जीने का आपने अधिकार दे रखा है। तो उसमें फिर इस तरह की बातें बीच बीच में होती हैं, वो बस बस एक तरह से विवाद, वितंडावाद खड़ा करने के लिए होती है। उसका कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और सबसे ज्यादा ये है कि संपत्ति के अधिकार के बारे में अंतिम बात करके खत्म करेंगे कि संपत्ति, आदिवासी महिलाओं को संपत्ति का अधिकार हो, ये आत्मचिंतन का सवाल है। आदिवासी समाज को खुद सोचना चाहिए। और आदिवासी पुरुष या युवक जो इस बात से आक्रांत रहते हैं कि आदिवासी लड़कियों से गैर आदिवासी शादी कर लेगा, तो उनको पहले खुद सोचना चाहिए कि क्या बात है कि आदिवासी लड़कियां अपने समाज के युवकों को पसंद नहीं कर रही हैं, क्या गड़बड़ी है वहाँ। ऐसे मेरे जानने में तो ऐसा नहीं है। सामान्यतः आदिवासी समाज की लड़कियां भी आदिवासी समाज के युवाओं से ही चाहती है विवाह करना रहना। लेकिन मान लीजिए ये अपवाद स्वरूप इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, तो उसको लेकर भद्दी टिप्पणी करना, उसके चरित्र का हनन करना, ये सब नहीं, इससे बाहर आना चाहिए। अब एक आधुनिक युग में जी रहे हैं, धीरे धीरे स्थानांतरण हो रहा है आदिवासी समाज का। अब वो एक एलूट समाज नहीं है, कटा हुआ समाज नहीं है, एक बड़े समाज के भीतर वो भी रह रहा है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सबको अधिकार है। आदिवासी लड़कियों को भी यह अधिकार है कि अपनी इच्छा के अनुकूल अपना पति जीवन साथी चुने। और यदि वो कोई आदिवासी लड़कियां, एक जनरल तो ऐसा है, यदि जनरल है तो भी ये चिंता का विषय है आदिवासी पुरुषों के लिए, आदिवासी युवाओं के लिए, कि क्या बात है कि आपको आपके समाज की लड़कियां ही आपको पसंद नहीं करती, नहीं कर पा रही हैं। अपने अंदर झांकिए, इसको अपने उन कमियों को दूर कीजिए। लेकिन मेरी समझ यही है कि ये चित्र अपवाद स्वरूप की घटनाएं होती है, इस तरह का होता है। तो संपत्ति का अधिकार महिलाओं को हो, इसके बारे में आदिवासी समाज अपना चिंतन करे। बड़े बड़े संकट आवाज भी हैं, बहुत तरह का है। जैसा कि आपको पहले कह दी, यदि आप अपनी रूढ़ी प्रथा को खुद अपने व्यवहार में दैनिक रूढ़ी प्रथा को हम बैड सेंस में नहीं कह रहे हैं, अभी बैड सेंस ये है उसका, सब रूढ़ियां अच्छी ही, लेकिन जो है, जो अपने संस्कृति को, अपने 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 जीवन के रहन सहन की शैली को, उसमें जो वैशिष्ट है, उसमें जो सामूहिकता है, सदाचार, श्रमशील जीवन शैली है, ये सब मान लीजिए धीरे धीरे छोड़ दीजिएगा। तब महिलाओं की संपत्ति का अधिकार नहीं है, इसको लेकर लड़ते रहिएगा, ये सब नहीं चलेगा, अपने खत्म हो जाएगा, इतना विरोध कीजिएगा। तो जो अच्छे गुण है उसको बरकरार रखना ये भी जरूरी है। आदिवासियों से मुक्त हो जाइएगा और आदिवासी अपने हक की एक बात को पकड़े रहिएगा, ये तो नहीं चलेगा ना। दूसरे सब एक चीज और कह के इस बात को खत्म करें कि ये जो महिलाओं को, आदिवासी समाज की महिलाओं को संपत्ति में अधिकार हो, उसमें जो आदिवासी समाज के में भी अब कुछ प्रबुद्ध महिलाएं अब इस सवाल को उठाने लगी हैं, लेकिन इसको ज्यादा जोर से उठाने वाली हैं गैर आदिवासी समाज की वो महिलाएं जिनके अपने अपने समाज में भयानक असमानता है, इसलिए तो उसमें भयानक लैंगिक भेदभाव है। पहले अपने समाज में इसको दूर कर लीजिए, फिर चिंता कीजिए आदिवासी समाज। धन्यवाद सर, जोहार।